इंस्ट्रक्शन और फिर आपने उसकी वर्किंग अंडरस्टैंड की और फिर हमने दो इक्वेशंस बनाई थी। सबसे पहले वो दोनों इक्वेशंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अब उसमें एक हमने इक्वेशन बनाई थी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की थी कि जब जनरेटर के अंदर कॉइल रोटेट करती है, जनरेटर के अंदर जो कॉइल लगी होती है, जब वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो उस कॉइल में रोटेशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है हमने उसका फॉर्मूला लिखा था एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन और साइन ऑफ थीटा। और फिर इसी इक्वेशन से हम लोगों ने जब करंट का फॉर्मूला लिखा तो हमने लिखा जी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा। अब इसमें अगर आप एप्सिलॉन नॉट को देखें तो ये मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अगर आप लोग आई नॉट को देखें तो ये मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट है। तो और फिर इसमें ये जो थीटा है हमारे पास, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा, ये थीटा हमारे पास एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ द कॉइल, कि कॉइल की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा होता है इसे हम लोग थीटा के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो अभी आपके सामने आज हमने जो चीज अंडरस्टैंड करनी है कि वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, हाउ इंड्यूस्ड करंट इन एसी जनरेटर रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, कि एसी जनरेटर के अंदर जो करंट इंड्यूस होता है वो करंट अपनी डायरेक्शन को कैसे और क्यों रिवर्स करता है। अब एक चीज तो ऑब्वियस है, एक चीज क्लियर है कि करंट की डायरेक्शन के चेंज होने में, करंट की वैल्यू के चेंज होने में सारा जो चक्कर चलेगा वो इस एंगल थीटा का चलेगा। और मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि ये जो एंगल थीटा है, दिस इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब वेलोसिटी जो है ना, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हमने देखनी होती है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जब कॉइल रोटेट करेगी बच्चों तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगी। तो जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो एंगल भी चेंज होगा। और फिर बच्चों जब वो एंगल चेंज होगा तो डेफिनेटली साइन ऑफ थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट ये दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी। तो अब इसको ना हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हैं। हम फर्स्ट करते हैं, हम इस तरह से सपोज करते हैं कि हम लोग जब कॉइल को जब जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली मेरे पास जो कॉइल है वो इस पोजीशन में पड़ी है और हम लोग कहते हैं जी कि कॉइल जब हमारे पास इस पोजीशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से आ रही है। तो अभी कॉइल का ये जो प्लेन है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। तो अभी देखें ये वाली साइड अगर आप देखें तो इस वाली साइड ने अगर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाना है तो इस साइड ने इधर को मूव करना है। तो जब इसने इधर को मूव करना है वेलोसिटी की डायरेक्शन ये बनेगी, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो बच्चों जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगी तो एंगल जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट मेरे पास यहां पे बनेगा व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल is perpendicular to B, when plane of coil is perpendicular to B। अब B का मतलब क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है तो आप यहां पे लिखेंगे इन दिस केस एंगल बिटवीन B एंड B is 0 डिग्री। ये आपने बेटा देखा कि आपने जब उसको मूव करवाना है ना तो वेलोसिटी की डायरेक्शन आपने देखनी है। तो जब कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है तो ए बी साइड जिसे आपने कंसीडर किया उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान आप एंगल देखेंगे। तो फिर आप यहां पे लिखेंगे कि देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ जीरो। तो आपको पता है साइन ऑफ जीरो हमारे पास जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास क्या है, जीरो है। और इसी तरह बच्चों फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 0 डिग्री। तो I हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट स्टेप ये बन गया कि जब कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है तो अभी ये वाली साइड ए बी मैं ले रहा हूं, तो इसको जो कि मुझे इस साइड में मूव करवाना है तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास क्या आएगा, 0 डिग्री। अब देखें ये मैं कह रहा हूं कि लेट्स सपोज मेरे पास क्या होता है, वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है
तो जब ये कॉइल इस तरह रोटेट करके आ रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जब एंगल जो कॉइल का प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, अभी आप जैसे ही कॉइल को आगे मूव करवा रहे हैं तो अभी आप देखें ये जो प्लेन है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अब परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, बल्कि ये इधर से स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है। तो अभी ना ये परपेंडिकुलर है ना ये पैरेलल है, मतलब अभी एंगल 90 डिग्री से कम करके जीरो की तरफ जा रहा है। ये मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन और प्लेन के दरमियान। लेकिन बच्चों जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन और प्लेन के दरमियान एंगल 90 से जीरो की तरफ जा रहा होता है तो उस वक्त अगर आप देखें तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दरमियान एंगल जीरो से बढ़कर 90 की तरफ जा रहा होता है। तो फिर जब मेरे पास प्लेन इस फॉर्म में इस ओरिएंटेशन पे आ जाएगा तो अभी कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। लेकिन अभी वेलोसिटी देखें तो यहां से वेलोसिटी मेरी तरफ आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर को जा रही है और वेलोसिटी मेरी तरफ आ रही है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दरमियान एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो फिर सेकंड पॉइंट मेरे पास यहां पे ये बनता है, सेकंड पॉइंट मेरे पास ये बनेगा व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल is parallel to B। जब कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो आप यहां पे लिखेंगे जी इन दिस केस एंगल बिटवीन B and B is 90 degree, so epsilon is equal to epsilon naught sin of 90 degree। अब बच्चों ये साइन ऑफ 90 जो है ये इक्वल टू 1 होता है, तो जब साइन ऑफ 90 इक्वल टू 1 होगा तो इसका मतलब अभी मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। और फिर इसी तरह अगर आप लिखें कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 90 डिग्री तो ये भी मेरे पास आ जाएगा कि I इज इक्वल टू आई नॉट। तो जब मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो फिर हमारे पास जो मैक्सिमम करंट है वो इंड्यूस हो रहा है। देखिए आप यहां से स्टार्ट किए, आप यहां से स्टार्ट हुए और यहां से मूव करके आप इधर आ गए। अभी जरा गौर करें, जब आपने स्टार्ट किया था तो कॉइल का ये वाला प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रहा था, अभी आप इधर आ गए। अभी जब आप आगे जाएंगे तो अभी कॉइल का दूसरा फेस, कॉइल की दूसरी साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर आएगी। तो फिर यहाँ पे हम लोग इसका जो केस नंबर 3 बनाएंगे वो हम बनाएंगे व्हेन अदर फेस ऑफ कॉइल, when other face of coil becomes perpendicular to magnetic field line। अब देखेंगे जब कॉइल का दूसरा फेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर आएगा तो अब V और B के दरमियान एंगल कितना बनेगा, मैं ये वाली साइड कंसीडर कर रहा हूं और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन मेरे पास ये आ रही है। तो जब ये वाला फेस मतलब जो इनिशियल फेस था जब वो परपेंडिकुलर है तो B और B सेम डायरेक्शन में। जब ये वाला फेस पैरेलल हुआ, ये वाला फेस इनिशियल फेस ये जब पैरेलल हुआ वेलोसिटी मेरी तरफ आ रही है तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 डिग्री। अभी यहां से ये जो सेकंड फेस है वो परपेंडिकुलर आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर को जा रही है और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आ रही है, तो अभी ये एंटी पैरेलल हो गए। एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। तो आप यहां पे लिखेंगे जी इन दिस केस angle between B and B is 180 degree। तो अभी एंगल 180 डिग्री आएगा, देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ 180 डिग्री। अब साइन ऑफ 180 फिर मेरे पास 0 आ जाएगा और इधर से जब आप लिखेंगे जी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 180 तो यहां पे भी मेरे पास I क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके 3 केस हो गए। अब इसके बाद बेटे हमारे पास इसका जो केस नंबर 4 बनता है वो क्या बनेगा। अब इसका हमारे पास केस नंबर 4 when other face of coil becomes parallel to B। अब कॉइल का दूसरा जो फेस है वो जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल बनेगा तो आप लिखेंगे जी इन दिस केस एंगल बिटवीन V एंड B इज, देखें यहां पे 0 डिग्री एंगल बन रहा है स्टार्ट में फर्स्ट केस में
सेकंड में हमारे पास 90 बन रहा है, थर्ड में 180 बन रहा है। तो अब 180 में आप 90 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा 270 डिग्री। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ 270 डिग्री, और ये साइन ऑफ 270 जो होगा ये -1 के इक्वल होगा। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट, और इधर से जब हम लिखेंगे i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 270, तो हमारे पास आ जाएगा जी i इज इक्वल टू माइनस आई नॉट। मतलब ये है कि हमारे पास करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ ये दोनों मैक्सिमम तो होंगे बट नेगेटिव होंगे, मतलब अभी ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे। अच्छा जी, अभी इसके बाद हमने जब इसका लास्ट केस बनाना है, अब लास्ट केस हमारे पास क्या बनेगा, देखें हमने जहां से स्टार्ट किया था, यहां से स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो हमने कॉइल को पूरा घुमा दिया, ये भी 180 डिग्री पे घुमा और ये कॉइल पूरा घूम गया। यानी अब कॉइल का वही जो इनिशियल फेस है वो अगेन परपेंडिकुलर आ चुका है। आप जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप पूरा कॉइल को घुमा के वापस उसी पॉइंट पे ला रहे हैं तो फिर उसका चक्कर पूरा हो रहा है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे उसकी एक रोटेशन जो है वो क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन इनिशियल फेज ऑफ कॉइल again becomes perpendicular to B। तो जब आप इसको अगेन परपेंडिकुलर लाएंगे तो अभी आप यहां पे बताएंगे जी इन दिस केस एंगल बिटवीन B and B is 360 डिग्री और 0 डिग्री। ये जो साइन और कॉस होते हैं ना बच्चों, ये हमारे पास पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। आफ्टर एवरी 360 डिग्री इनकी वैल्यू रिपीट हो जाती है। तो फिर आप 360 डिग्री लिख लें या 0 डिग्री लिख लें, बात हमारे पास दोबारा फिर वही बन जाएगी। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ 360 डिग्री, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, और जब आप करंट पुट करेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 360 डिग्री, तो I इज इक्वल टू 0। अब ये जो 5 डिफरेंट केसेस आपके सामने लिखेंगे, इन 5 डिफरेंट केसेस को अगर आप देखें ना तो आपको एक बात समझ आएगी कि जब भी कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आता है तो तब कॉइल में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होता है। और जब मैक्सिमम मैंने सॉरी उल्टा बोला है कि जब भी कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आता है तो फिर उसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होता है, और जब मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उसमें मैक्सिमम करंट आता है। और जब भी कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो रहा होता है तो उसमें जीरो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। मैं फिर से बात को रिपीट कर रहा हूं, इन 5 केसेस से हमें ये बात समझ आएगी कि जब भी कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आएगा तो उसमें मैक्सिमम ईएमएफ और फिर मैक्सिमम करंट इंड्यूस होगा। लेकिन जैसे ही कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो उसमें इंड्यूस होने वाला ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा और उसमें इंड्यूस होने वाला करंट भी जीरो हो जाएगा। अब देखिए दो जगह पे प्लेन पैरेलल हो रहा है, एक यहाँ पे केस बी में और दूसरा हमारे पास यहाँ पे केस डी में। लेकिन एक जगह पे हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट पॉजिटिव है और दूसरी जगह पे इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट हमारे पास नेगेटिव है। अब ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए बेटे, हमने यहाँ पे जब देखा था तो हम एंटरिंग फ्लक्स ले रहे थे, मतलब हमारी जो सिलेक्टेड साइड थी ना, जिस साइड से हम देख रहे थे उस साइड से फ्लक्स जो है वो कॉइल के अंदर एंटर हो रहा था उस फेज से, तो एंटरिंग फ्लक्स पॉजिटिव लिया जाता है। और जब वो साइड घूमगी तो फिर उस साइड से यहाँ पे फ्लक्स अभी इमर्ज कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तो जो इमर्जिंग फ्लक्स है दैट इज टेकन एज नेगेटिव। तो अभी आपने इन केसेस को अपने सामने रखते हुए बच्चों क्या करना है जी, इसकी एक वेवफॉर्म बनानी है। वो वेवफॉर्म देखने आपने कैसे बनानी है, इंतहाई आसान वेवफॉर्म है, इसको जरा देखेंगे कैसे बनेगी। आपने भी यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर थीटा एंगल प्लॉट कर लेना है, और यहाँ पे चाहे आप v को प्लॉट कर लें चाहे आप i को प्लॉट कर लें, दोनों सूरतों में आपके पास जो है वो वेवफॉर्म या ग्राफ सेम बनेगा। अभी देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू मेरे पास है 0, यहाँ पे मैं लिखता हूँ थीटा की वैल्यू 90, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 180 डिग्री,
यहाँ पे मैं लिखता हूं जी 270 डिग्री और यहाँ पे मैं लिखता हूं 360 डिग्री। अब देखिए जब मेरे पास V और B के दरमियान एंगल जीरो था तो करंट और EMF दोनों जीरो है, तो मतलब जब करंट भी जब एंगल जीरो तो करंट जीरो, ये पॉइंट आ गया। फिर जब मेरे पास एंगल 90 डिग्री हुआ तो करंट और वोल्टेज दोनों मेरे पास अपनी मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू पे आ गए, तो ये पॉइंट मेरे पास आ जाएगा जी कहीं यहाँ पे। जब एंगल मेरे पास 90 डिग्री है तो करंट और वोल्टेज मेरे पास अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ रहे हैं। फिर बच्चों जब एंगल मेरे पास 180 डिग्री हुआ तो ये दोनों चीजें अपने जीरो पे आ गई। फिर जब एंगल मेरे पास 270 डिग्री हुआ यहाँ पे तो ये दोनों चीजें मैक्सिमम हुई बट नेगेटिव, तो मतलब यहाँ पे भी मेरे पास आ रहा है जी माइनस एप्सिलॉन नॉट और माइनस आई नॉट, तो ये वाला पॉइंट मेरे पास कहीं बन जाएगा यहाँ पे। और जब एंगल 360 डिग्री हुआ तो ये पॉइंट इधर आ गया। तो अभी आप इन तमाम पॉइंट्स को मिला दें, तो जब आप इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो ये ग्राफ फिर आपके पास कुछ इस तरह से बन रहा होगा। उसकी नहीं जी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का चक्कर नहीं है यहाँ पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का चक्कर नहीं है, ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म आपके पास यहाँ बन रहा है दूसरा, इसको हम लोग बोलते हैं साइनोसॉइडल। ये जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं ना उनको पता होता है जो साइन वेव हमारे पास बन रही है, तो ये बेसिकली हमारे पास साइन ऑफ थीटा का ग्राफ बन रहा है। तो ये साइनोसॉइडल आपने पीछे भी एक टर्म पढ़ी थी, तो उसका मतलब होता है कि जैसे आपके पास साइन ऑफ थीटा का ग्राफ बन रहा होता है, जैसे साइन का फंक्शन आपके पास चेंज हो रहा होता है, तो ये करंट इस तरह से आपके पास अपनी वैल्यू को और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। दैट इज व्हाई दिस करंट इज नोन एज साइनोसॉइडल करंट और अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब जो मैंने इक्वेशन लिखी थी मैं उसमें एक चीज आपको चेंज करके बता दूं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ थीटा, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी। ये सारी इक्वेशन सेम है, ये सारी इक्वेशन सेम है। फिर यहाँ पे वो इस तरह भी कर सकते हैं कि जी आपको 90 की जगह पे पाई बाय 2 दे दे, इधर वो आपको पाई दे दे, इधर वो आपको क्या दे दे जी 3 पाई बाय 2 दे दे, ऐसे बनेगा, और इधर आपको वो 2 पाई दे दे। तो ये पाई बाय 2 का मतलब 90 है, पाई का मतलब 180 है, 3 पाई बाय 2 का मतलब 270 है, और 2 पाई का मतलब हमारे पास 360 है। इसको इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड भी लिखा जा सकता है, बट उसको हम लोग चैप्टर नंबर 16 में देखेंगे, पहले टॉपिक में वहां पे उसने बताया हुआ है, वहां पे एक बार फिर से मैं ये वेवफॉर्म आपको ड्रॉ करके दोबारा से दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज नोट करें बेटे कि जैसे जैसे क्वाइल घूम रही है ना, तो जब क्वाइल अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो करंट अपनी एक जो साइकिल है वो कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, मतलब करंट जब कॉइल अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो कॉइल की एक रोटेशन में करंट एक बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ कॉइल रोटेट कर रही है, मतलब एक सेकंड में जितने चक्कर कॉइल पूरे करेगी, तो एक सेकंड में उतनी बार हमारा ये वाला करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो हम लोग अब ये कहते हैं ना कि हमारे घरों में जो एसी आ रही है वो 50 हर्ट्ज की है, हमारे घरों में जो एसी आ रही है वो 50 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब जिस जनरेटर से वो बनाई जा रही है ना, अल्टरनेटिंग करंट जिस जनरेटर से बनाया जा रहा है, उसकी कॉइल एक सेकंड में 50 बार अपनी रोटेशन कंप्लीट कर रही है। तो जब उसकी कॉइल एक सेकंड में 50 चक्कर लगा रही है, 50 रोटेशन कंप्लीट कर रही है, तो एक जो करंट हमारे पास आ रहा है उस कॉइल से, उस जनरेटर से, वो एक सेकंड में 50 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। और फिर एंड वाला पैराग्राफ थ्योरेटिकल है, उसमें सिर्फ दो बातें हैं जो मैं फटाफट आप लोगों को बता रहा हूं। पहली बात यह है कि वो कहता है कि यहाँ पे सिंपल आपको एक सिंगल कॉइल, एक सिंगल लूप जो है वो रोटेट करवा के दिखाई गई है। हकीकत में ऐसा नहीं होता। जो हमारे पास प्रैक्टिकल जनरेटर्स होते हैं उसमें आयरन कोर के ऊपर बहुत सारी कॉइल्स को, मतलब थाउजेंड्स और आप कह रहे हैं कि मिलियंस ऑफ टर्न्स पर मुश्किल कॉइल्स बनाई जाती हैं, और जब एक ही आयरन कोर के ऊपर बहुत सारी कॉइल्स को बाउंड किया हुआ होता है तो उसे हम लोग नाम देते हैं आर्मेचर का। आर्मेचर का मतलब क्या है कि एक सिंपल आयरन कोर के ऊपर बहुत सारी कॉइल्स को आपने बाउंड किया हुआ है, और वो पूरी, जब आप आर्मेचर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाते हैं तो एक लार्ज अमाउंट में करंट प्रोड्यूस होता है जो कि हमारी अप्लायंसेस को ऑपरेट करवा सकता है।
अच्छा जी, फिर वो कहता है कि आप जो है वो परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं कर रहे होते, आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, ये भी बात हम जानते हैं। अच्छा, फिर एंड पे वो कहता है कि हमारे पास कुछ कमर्शियल जनरेटर्स ऐसे हैं कि जिसमें हम लोग मैग्नेट उसको मूव नहीं करवा रहे, कॉइल को मूव नहीं करवा रहे, कॉइल रेस्ट पे है और उस कॉइल के गिर्द हम इलेक्ट्रोमैग्नेट या मैग्नेट को मूव करवा के उससे इलेक्ट्रिसिटी बना रहे होते हैं। और ये जो आप कॉइल रोटेट करवाते हैं ना, ये फ्यूल इंजन से या टरबाइन, फ्यूल इंजन मतलब जो गाड़ियों के अंदर इंजन लगे होते हैं जिसमें आप फ्यूल बर्न करते हैं, और जैसे आप फ्यूल बर्न करेंगे तो फिर मैकेनिकल एनर्जी बनेगी। तो ये कॉइल को रोटेट करवाने के लिए या तो आप लोग फ्यूल इंजन यूज कर रहे होते हैं या फिर आप टरबाइंस को यूज करते हैं कि जब आप टरबाइंस के ऊपर पानी गिराते हैं तो वो टरबाइंस रोटेट करती है, घूमती है और वो अपने साथ कॉइल्स को रोटेट करवाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा बेटे। इसको तैयार करके आपने लिख लेना है, इसको तैयार करके आपने लिख लेना है। और अल्लाह हाफिज। हाँ जी, आप लोगों का